चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट में ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हे गर्ल्स, Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना दूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। पुलवामा के पास सेंट्रो गाड़ी में आईईडी प्लांट की समय रहते की गई पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पार्क रोड स्थित सिविल अस्पताल का किया निरीक्षण। आइसोलेशन वार्ड का जाना हाल। प्रदेश भर के अस्पतालों का निरीक्षण करने के दिए निर्देश। 1 जून से शुरू हो रही यात्री ट्रेनों के लिए आज प्रदेश सरकार जारी करेगी प्रोटोकॉल। हवाई यात्रा की तरह रेल यात्रा के लिए जारी गाइडलाइन पर रेलवे के अधिकारियों से किया गया विचार विमर्श। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज के ऐलान से चेहरे पर लौटी मुस्कान। कहा, मुद्रा योजना के तहत आर्थिक मदद से फिर से सुधरेगी जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। पुलवामा के पास किया गया था, जिसकी समय रहते पहचान कर ली गई। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने एक साथ एक्शन लेते हुए इस गाड़ी की पहचान की और इसमें आईईडी के होने का पता लगाया। बम निरोधक दस्ता ने वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज कर दिया। सफेद रंग की सेंट्रो कार में जो नंबर प्लेट लगाई गई थी वह भी फर्जी निकली। किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। भारत सरकार के प्रमुख डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि भारत में बड़े उद्योगों से लेकर कुछ 30 समूह वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 20 शोध को अच्छी गति मिल रही है। डॉक्टर के विजय राघवन ने बताया कि वैक्सीन बनाने की कोशिश 3 तरह से कर रहे हैं। दूसरा, बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर भी काम चल रहा है और तीसरा, नेतृत्व में बाहर के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। Over the last few years, because of multiple kinds of investment, our vaccine companies are not only into manufacturing, into vaccine development and R&D for vaccines. So they're trying to be amongst the best in the world to do this. And this is a big challenge because there are all sorts of investment which takes to become globally competitive and effective. Similarly, our startups have got into vaccine development in a big way, and many of our academics have got into vaccine development in a big way. So there are about a big industry to individual academics who are trying to develop vaccines. आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के अस्पतालों का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि पल्स ऑक्सीमीटर का क्वारंटीन सेंटरों पर प्रचार किया जाए। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि इस माह के अंत तक प्रदेश में 1 लाख कोविड बेडों की क्षमता सुनिश्चित हो जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 1 जून से नए सिरे से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। मेडिकल इन्फेक्शन न हो, इसके लिए ट्रेनिंग पर ज्यादा से ज्यादा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उन्होंने पूरे अस्पताल में खुद ही एक एक चीज का जायजा लिया। वहां के सीएमएस और वहां के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की, इमरजेंसी की सेवाओं को देखा और वहां जो आइसोलेशन वार्ड है, जो वहां क्वारंटाइन सेंटर है, जहां 7 लोग आज भर्ती थे, वहां पर भी उन्होंने जाकर जानकारी ली
मुख्यमंत्री जी ने पल्स ऑक्सीमीटर के लिए जो है निर्देशित किया था। मैंने भी अपना जो है पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा है और ये आप देखें कि पल्स ऑक्सीमीटर बहुत ही एक जो है अच्छा और बड़ा यूज़फुल टूल है, जिसमें अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर को ऑन करें, अपनी उंगली अंदर डालें, तो हर हालत में इसमें जो है आप अपना ऑक्सीजन लेवल और पल्स लेवल को मेजर कर सकते हैं। मैं अगर आप देखूं तो मैंने अपनी उंगली अंदर डाली है, मेरा ऑक्सीजन लेवल 98% आया है और मेरी जो है अभी पल्स रेट लगभग 78 to 80 आया है। तो ये जो चीज़, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि स्वास्थ्य विभाग सभी क्वारंटाइन सेंटर्स पर, ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर एएनएम्स और आशा वर्कर्स हैं, उन पर भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। ये जो एक इंफ्रारेड थर्मामीटर है, उससे एक बेहतर डिवाइस है और यदि किसी के बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर कम है तो इसका उपयोग करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कल लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा करने के बाद आज पार्क रोड स्थित सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया, जहां भर्ती मरीजों से उन्होंने कुशलक्षेम पूछी। इसके साथ ही मरीजों के तीमारदारों से भी उन्होंने मुलाकात की, उन्हें हर संभव सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मरीजों को सरकार के द्वारा सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और इसमें कोई भी लापरवाही न बरती जाए। आज तकरीबन 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आकस्मिक इकाई से चिकित्सालय में आए थे और सर्वप्रथम आकस्मिक इकाई में जितने भी मरीज भर्ती थे उनसे सबसे व्यक्तिगत तौर पर जो है हालचाल जाना, उनके परिजनों से हालचाल जाना, चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ वेटिंग एरिया जो है वहाँ पर गए, वहाँ पर भी जो चिकित्सा मरीजों के परिजन थे उनसे उनका कुशलक्षेम पूछा। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी चिकित्सालय में स्थापित आइसोलेशन वार्ड में गए, जहाँ पर 8 मरीज थे। व्यक्तिगत मरीजों से सबसे कुशलक्षेम पूछी और उनके बारे में जो चिकित्सालय द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी की और जाते जाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को हिदायत दी कि चिकित्सालय में जो भी मरीज आ रहे हैं सबको शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सीय सेवाओं को संपूर्ण रूप से दिया जाए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि आज यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए प्रोटोकॉल जारी कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में रेलवे के अधिकारियों से विचार विमर्श किया जा चुका है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 4062 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में 246 नए प्रकरण आए हैं, 246। अब इस समय प्रदेश में जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या है 2820, 2820, और जो डिस्चार्जेस हो चुके हैं अर्थात जो संक्रमित व्यक्ति पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं उनकी संख्या 4062, 4062। 1 जून से ट्रेन की यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली हैं और भारतीय रेलवे उसके लिए ट्रेन चलाने वाला है। उसके स्टॉपेजेस उत्तर प्रदेश में भी होंगे, तो उसके संबंध में भी जो प्रोटोकॉल है वो आज जारी कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि अगर वो कहीं अल्प अवधि के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और वापस जा रहे हैं तो उन्हें होम क्वारंटाइन में नहीं जाना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है। अगर वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो 14 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन में जाना पड़ता है और टेस्ट करवा करके फिर उनके होम क्वारंटाइन की अवधि को समाप्त किया जा सकता है। लगभग वैसी ही व्यवस्था इसमें भी की जा रही है। प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी निर्मल ने श्रमिकों के लिए प्रवासी आयोग बनाने के निर्देशों का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे वंचित लोगों के लिए बड़ा काम होगा। दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल में श्रम विभाग को कमजोर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का कोई भी बयान जनता के हित में नहीं है। कोरोना संकट काल को देखते हुए और खासकर से जो उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में हमारे विभाग ने टेलरिंग शॉप योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यह जो
लिया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना काल की सबसे बड़ी विशिष्टता जो है वह यह है कि एक नया इशू श्रमिकों का, प्रवासी श्रमिकों का उभार जो देखने को मिला है, यह इस कारण हो रही थी, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही हों अथवा यहाँ पर सपा बसपा की सरकारें रही हों, इसके पूर्व कांग्रेस की सरकारें रही हों, इन लोगों ने श्रमिकों की समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज जो सड़क पे श्रमिकों की समस्याएं दिख रही है, उनकी जो बेचारगी दिख रही है, उसको लेकर के चिंतित हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार चिंतित है, हमारी पार्टी चिंतित है और इस आयोग को बनाने का निर्णय लिया गया है और यह आयोग भविष्य में इन मजदूरों सक्षम होगा। कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन में ठेला पटरी व्यवसाय को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाराणसी के इन व्यवसायियों को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज में मुद्रा योजना के तहत आर्थिक मदद की घोषणा पर इन पटरी व्यवसायी में खुशी है और इन सबका कहना है कि विषम परिस्थितियों में ऐसा सहारा मिलना काफी संबल प्रदान करेगा, जिससे वे धीरे धीरे अपनी आजीविका को पुनः पटरी पर ला सकेंगे। ठेला पटरी व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम का मानना है कि ऐसी व्यवस्था से इस कमजोर तबके को काफी राहत मिलेगी। वहीं अग्रणी जिला प्रबंधक मिथिलेश कुमार ने बताया कि बैंक मुद्रा योजना के तहत इन व्यवसायों को मदद करने के लिए तैयार है, जल्द ही इसका लाभ। वाराणसी शहर जनपद में नगर निगम प्रशासन के द्वारा 24,472 किया गया है और जिसमें हमारे सभी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हैं और जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री जी द्वारा ये पैकेज निर्धारित किया गया है 20,000 करोड़ का, उसमें जो 10,000 रुपये ठेला पटरी वालों को लोन देने की योजना है, ये बहुत ही सराहनीय योजना है। ये बहुत लाभ होगा। अगर इस समय तो सबके पास पूंजी खत्म हो गया है, लेकिन पैसे के लिए वहाँ हुए, अगर केंद्र की तरफ से अगर जो सहायता मिलेगा तो उससे अपना धंधा पानी कर सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं। देखिए, इसमें जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का, इसमें 29/2 उसमें जिसका भी लोन सेंक्शन है, या तो मुद्रा लोन हो या एमएसएमई हो, सर्विस सेक्टर में हो, 29/2 में वो खाता एनपीए नहीं रहना चाहिए, स्टैंडर्ड हो और स्टैंडर्ड अकाउंट में 20% मिलना है। तो इसके तहत जब मुद्रा की बात आती है तो जो भी मुद्रा के हमारे कस्टमर हैं उनका भी यदि खाता रेगुलर है और मुद्रा पोर्टल के अनुसार वो मुद्रा में उसकी लेबलिंग हो चुकी है तो तुरंत उसको भी 20% का फ़ायदा मिलेगा और उसके लिए उसको कोई अलग से सीजीटी से भी गारंटी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा उसको एक सिंपल रिक्वेस्ट करना है और ब्रांच मैनेजर को बैंकों द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि आप इंस्टेंट उन्हें स्वीकृत करें। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग वर्ष में बागवान मित्र ऐप की लॉन्च की शुरुआत हो गई है, जिसमें बागवान व किसान बिना किसी से मिले ऐप के माध्यम से अपनी समस्याओं का निदान कृषि वैज्ञानिकों से पा सकेंगे। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने बताया कि बागवान और किसानों की समस्याओं के निदान के लिए बागवान रहा है, जिसमें महामारी काल में बचाव हो सके। कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष के किसान और वैज्ञानिक एक दूसरे से न मिल पा रहे हैं, न उनको एक दूसरे की समस्याओं का मुख्य कारण ये है कि लोगों का आवागमन रुक गया है और किसानों को इस समय अपनी समस्याओं को प्रेषित करने के लिए एक विशेष तौर का ऐप हम लोगों ने उसका निर्माण किया है, जिससे किसान सारी समस्याओं को बोलकर, जिनको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग के तक प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही साथ जितनी भी उनकी समस्याएं हैं उसके फोटोग्राफ भी इस मोबाइल ऐप द्वारा वो हम लोग को भेज सकते हैं और उन फोटोग्राफ को अपने सर्वर पर हम लोग देखकर उसकी जानकारी उनको देते हैं, किस तरह से उस बीमारी या आम के तोड़ने का समय आ गया है। इस ऐप को शीघ्र 2 या 3 दिन में हम लोग लॉन्च करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे कि किसान लाभान्वित होंगे और पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हमारे तक प्रेषित करके उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने का किसानों को अवसर प्राप्त होगा। 74 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 44 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।
4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक जनपद में 3033 सैंपल लिए जा चुके हैं। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी कोरोना वायरस को छोड़कर अन्य मरीजों का इलाज करें। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने सभी प्राइमरी कॉन्टैक्ट वाले व्यक्तियों की निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में 600 बेड आइसोलेशन वार्ड के लिए मौजूद हैं। पर्याप्त मात्रा में क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसी योजना बने जिसमें पेड क्वारंटीन सेंटर भी खोले जा सके। प्रत्येक हॉटस्पॉट क्षेत्र पर रजिस्टर रखवाया जाए, जिससे अंदर एवं बाहर जाने वाले व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड लगाए जाए। कोविड को लेके जो तैयारी है उसके बारे में हम लोगों ने बैठक करी है और जो यहाँ पे एल्डर फैसिलिटी उसी को हमें एक्सपेंड करना है। जो हमारी मोहल्ला निगरानी समिति है और जो हमारी ग्राम निगरानी समिति है उनको एक्टिवेट करना है। वहाँ पे फ्लायर्स लगाने हैं होम क्वारंटाइन के, उन्हीं सब चीज़ों की समीक्षा करी। ट्रेसिंग की गई थी, उसमें लगभग 36 लोग ऐसे थे जो उनके संपर्क में समय समय पे आए हुए थे। वो सभी लोगों से वार्ता करके उनको चिन्हित करके उनको क्वारंटीन किया गया है। झांसी में एक सप्ताह के भीतर बुधवार को तीसरा टिड्डी दल जिले की सीमा में दाखिल हो गया। मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ से होते हुए करोड़ों कीटों ने अचानक समथर मोंठ इलाके से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला और ग्रामीण पहले से ही तैयार थे। टिड्डियों के पहुंचते ही शोर मचाना शुरू कर दिया गया। नदी, तालाब, डैम के पास डीजे साउंड की आवाज से इन्हें भगाया गया तो ग्रामीणों ने बगैर साइलेंसर के ट्रैक्टर भी टिड्डियों के पीछे दौड़ाए। पुलिस द्वारा इनकी पायलटिंग की जा रही है, जिससे पता चल सके कि ये विश्राम किन जगहों पर आया। रात को इसके बैठने पर रसायन का छिड़काव किया गया, जिससे लाखों की संख्या में इन्हें मारने में सफलता मिली। पिछले दिनों आए करोड़ों कीटों के समूह ने बरुआ सागर इलाके के आधा दर्जन से अधिक गांवों में सब्जियों के खेतों में भारी तबाही मचाई थी। मिनटों में इन कीटों ने फसलों को चौपट कर दिया था। मौके पर कृषि विभाग एवं उप जिलाधिकारी मोंढ तहसीलदार मौजूद थे। जिलाधिकारी के निर्देशन में मऊ रानीपुर के जिलाधिकारी और तहसील क्षेत्र के किसानों को पाकिस्तानी टिड्डियों से उनकी फसल बचाने के लिए नगाड़ों और डीजे की धुन से टिड्डियों को भगाने का तरीका बताया गया। ग्रामीण क्षेत्र में किसान और आमजन टिड्डी दल के पहुंचने की तत्काल जानकारी आपदा कंट्रोल रूम नंबर 0510 2371100 और 2371101 पर दे सकते हैं। है क्योंकि इससे किसान बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि सब्जी पे ज़्यादा अटैक करेगा, क्योंकि जायज की मौसम में सब्जी ही है और मूंग की फसल भी बोई जाती है, तो सब्जी पे ज़्यादा नुकसान है। इसलिए हम लोग चिंतित हैं कि क्या किया जाए। ये जानवर आया टिड्डी का, खेत पे मैं काम कर रहा था, अकस्मात आसमान में से एकदम टिड्डी उड़ती हुई आई और पूरे खेत में छा गई। देखते देखते पूरे खेत में छा गई। झाड़ झक्कर मैंने उठाए और एक दो लोगों को और बुला के मतलब धुआं कराया, लेकिन वो टिड्डी भगी नहीं, इनमें पूरा खून चुन गया। कि इन टिड्डी दल की जो भी है मूवमेंट या इस टिड्डी दल की जो सेटलमेंट और इस टिड्डी दल का जो ट्रीटमेंट, ये तीनों चीज़ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के तरीके से होना चाहिए। मूवमेंट है ठंडी हवा की एरिया पे है और उसकी तरफ भी है ठंडी हवा की तरफ, और सेटलमेंट है जहाँ पे हरियाली खेत की सब्जी है रिवर बेड में, और पेड़ों की बड़े पेड़ों की जो हरे पत्ते हैं उस पे है, और तीसरा जहाँ पे मूंग का जो फसल है उस पे भी है, और तीसरी बात रात्रि विश्राम तो बिल्कुल करती है, तो फिर तो रात्रि के समय पे बहुत बिल्कुल आवाज़ ना करके इनको मारने की व्यवस्था करना। शामली में टिड्डी दल के आक्रमण की आशंका को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम शामली ने कृषि विभाग को लगातार क्षेत्र में भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसानों को फसलों में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार एमपी बॉर्डर से झांसी सोनभद्र में और अभी रिसेंटली जो सूचना मिली है आगरा और मथुरा से एक टिड्डी दल का पहुंचने की सूचना मिली है। इस वजह से सभी जिलों को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। हम लोगों ने भी अपने ज़िले में अलर्ट जारी कर दिया है। एक टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें मुख्य विकास अधिकारी हैं और कृषि विभाग के अधिकारी हैं। ये लोग किसानों में जागरूकता का काम करेंगे कि सभी लोग अलर्ट रहें, और यदि ऐसी कोई सूचना है तो हमारे टोल फ्री नंबर पर दें।
वहाँ पहुंचकर जो हमारे प्रिकॉशंस हैं और जो हमारी कार्रवाई आगे की जाएगी वो सबको बताया जा रहा है। जैसे पेस्टिसाइड का स्प्रे है, पेस्टिसाइड पर्याप्त मात्रा में खरीद कर अभी हम रख रहे हैं। इसके अलावा ऊंची आवाज़ करके इनको डराना भगाना ये किया जाता है, उसकी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। ट्रैक्टर पे माउंटेड स्प्रे जो होते हैं ताकि हम ज़्यादा स्प्रे कर सकें कम समय में, उसकी भी व्यवस्था कराई जा रही है। टिड्डी दल के प्रदेश में पहुंचने की सूचना के बाद बाराबंकी जिला प्रशासन ने किसानों को वाजपेयी ने बताया कि जिले में टिड्डी दल के प्रकोप की संभावना को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो टिड्डी दल से बचाव के लिए रासायनिक पदार्थ, स्प्रेयर और दवा को पर्याप्त मात्रा में आरक्षित किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाकर किसानों को टिड्डी से बचने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जिले में प्रकाशित समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति जारी कर किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। संख्या में बैठते हैं। वहाँ हमने बताया कि ये मतलब जो ढोल या गांव के लोग जितने भी हैं मिलकर से भगाना है और खेतों में नहीं बैठने देना है। तो कृषि विभाग हमें जानकारी दे रहा है, अपना नंबर वगैरह भी दिया है और बताया कि जो है गांव में चौपाल लगा के बताया भी जा रहा है कि खेत में जो टिड्डा दल बैठेगा उसको शोर शराबे से या धुएं से उसको भगाना है। जिला प्रशासन बाराबंकी ने मुख्य विकास अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में हम लोग ने टीम का गठन किया है, जिसमें डीडी एग्रीकल्चर, डीओ, टीपीओ सभी शामिल हैं और इसमें हम लोग ने इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए पूरी जो भी व्यवस्था है उसको हम लोग कर रहे हैं कि ज़िले में कहीं भी कोई चीज़ की कमी न पाए। समय समय पर किसानों के बीच जाकर और विज्ञप्ति पेपर में प्रकाशित करा के उनको समझाया भी जा रहा है कि यदि भविष्य में ऐसा कोई प्रकोप होता है तो खेत में सामूहिक तरीके से जाके शोर मचा के, चाहे वो ढोल हो, नगाड़े हो, आप धुआं भी कर सकते हैं जिससे कि टिड्डी दल को बैठने ना दिया जाए। प्रशांत कुमार के अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था के पद पर तैनात होने के बाद आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार मेरठ रेंज में तैनात थे। इस अवसर पर आज प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना उनका पहला कदम होगा। अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल और इसके साथ साथ जो नई चुनौतियां समय समय पर आती रहती हैं उसको एक टीम भावना जाकर और उसका सही अनुपालन फील्ड के अफसरों से कराया जाए, ये प्रयास होगा। आज 28 मई को हर साल पूरी दुनिया में माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2014 में जर्मनी से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य युवतियों और महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता रखने के लिए जागरूक करना है। AGMU स्थित क्वीन मेरी की स्त्री रोग विशेषज्ञ सुजाता देव ने बताया कि मासिक धर्म में साफ सफाई न होने के कारण कई महिलाओं की जान चली जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता नहीं रखने पर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान स्वच्छता और खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। टाइम फॉर द एक्शन, ये जो थीम दी गई है ये बहुत ही सही है कोविड-19 के चलते। मतलब ये कि हमें ये रुकना नहीं है, इसको अभियान को जारी रखें, चाहे भले ही वो हमें घर पे रह के करना पड़े। हम जैसा कि जानते हैं अकॉर्डिंग टू NFHS ये हमें पता है कि 60% ऑफ द गर्ल्स और द वुमेन दे आर यूजिंग द क्लॉथ इन द इंडिया। सो अगर ये जो कमी ये आई कि सैनिटरी नैपकिन में बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, लड़कियां जा नहीं पा रही हैं लॉकडाउन के कारण लेने के लिए, तो हम इसको ये कहते हैं कि आप कपड़ा यूज़ करो, लेकिन कपड़े को यूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको साबुन और पानी से धो करके धूप में सुखाया जाए। उसे पत्थर घास पे ना रख के सुखाएं, एक डोरी पे सुखाएं और उसको साफ से रख करके एंड उसको रीयूज़ कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो फिर उसको धो करके अगेन वो साइकिल हम कर सकते हैं।
रामपुर में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जौहर ट्रस्ट को वक्फ संख्या 157 के मुतवली पद से हटाकर अपना एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया है और जगह वापस उन्हीं गरीब यतीमों को आवंटित कर दी गई है जो परिवार यहां 50-60 सालों से रहते आए थे। बोर्ड ने 26 परिवार को जगह आवंटित की है। बोर्ड ने आदेश की कॉपी जौहर ट्रस्ट को भेजने के साथ जिलाधिकारी रामपुर तथा पुलिस अधीक्षक रामपुर को भी भेजी है। गौरतलब है कि साल 2016 में आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वक्फ मंत्री की हैसियत से वक्फ संख्या 157 यतीम खाना रामपुर का गैर कानूनी बनवा दिया था। उसके बाद आजम खान ने वहां से सैकड़ों यतीमों को न सिर्फ बलपूर्वक बेदखल कर दिया बल्कि उन्हें घरों में लूटपाट कराकर घरों पर बुलडोजर चलवा दिया था। बाद में आजम खान ने वहां स्कूल के नाम पर बिना नक्शा पास करे अपनी अवैध बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी। तभी से फैजल लाला लगातार उन गरीब परिवारों की लड़ाई लड़ रहे थे। जिस जगह पर आजम खान ने नाजायज कब्जा करके अवैध इमारत खड़ी करी है वक्फ संख्या 157 पर, वहां आजम खान ने जौहर ट्रस्ट को मुतवल्ली वक्फ बोर्ड से बनवा दिया था। अब वक्फ बोर्ड ने उनको मुतवल्ली पद से हटा दी। इस आदेश की कॉपी है। अब ये जगह वापस उन यतीम परिवारों को मिलेगी जो यहां 50-60 सालों से रहते आए थे। बुजुर्ग महिला शहजादी बेगम और ऐसे ही कितने ही लोगों के नाम पर इस जगह को वक्फ बोर्ड ने वापस आवंटन पेपर जारी कर दिया है। आजम खान ने परेशान कर दिया, 5 भी साल लग गई, बर्बाद कर दिया, जगह लेकर बर्बाद करके बेचैन कर दिया। हर मुसीबत उठा रहे इंसान है। हमें जगह मिल गई, शुक्रिया अदा करते फैसल लाला का और डीएम साहब को, हमें जगह मिल गई। मेरा नाम नासिर अली, यतीम खाने में रहता हूँ। 2015 में हमारी ज़मीन टूट गई थी जिस पे निजी आजम खान ने अपना निजी स्कूल बना लिया था। उस दिन से आज तक फैसल लाला ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज उनकी बदौलत हमारी ज़मीन हमें वापसी मिल रही है और अब इस ज़मीन से आजम खान कुछ नहीं लेना देना है। मैं डीएम साहब और फैसल लाला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूल्हा रईस साहब, ये हमारी आजम खान ने ज़मीनें तोड़ दी थी। फैजल लाला ने बहुत कोशिश करी, उनकी वजह से और डीएम साहब की वजह से हमारी ज़मीनें मिल रही हैं। इन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इन्होंने बेचारों ने कोशिश करी, हम बहुत परेशान थे, इनकी वजह से हमें ज़मीनें मिल रही हैं साहब। गोंडा जिले के विकासखंड पंडरी कृपाल में बेलावा ग्राम सभा है, जहां कुड़िया नाम के एक तालाब का जीर्णोद्धार मनरेगा से किया जा रहा है। गैर प्रांतों से आए दर्जनों मजदूरों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में हम सभी फंसे हुए थे। काम धंधे बंद हो जाने से भूखमरी के शिकार हो रहे थे। तभी सरकार द्वारा श्रमिक ट्रेन चलवाकर हम लोगों को गोंडा लाया गया, जहाँ रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। लेकिन गाँव में मनरेगा में काम मिलने से रोजी रोटी की समस्या भी दूर हो गई है। गाँव में ही परिवार के पीछे रहकर मनरेगा में कार्य कर रहे हैं, जिसकी मजदूरी से परिवार का भरण पोषण हो रहा है। मजदूरों का कहना है कि सरकार ने यहां मनरेगा में कार्य देकर अच्छा कार्य किया है। हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम लाल प्रसाद है। मैं बॉम्बे में रहता था। लॉकडाउन की वजह से हमको सरकार ने ट्रेन से यहाँ मंगा लिया है अपने गांव में, और वहाँ मतलब यहाँ रोजी रोटी के लिए मनरेगा में काम लगा लिया हूँ। हमारा रोजी रोटी चल रहा है। मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं बेलावा का रहने वाला हूँ। मैं राजकोट में रहता था। वहाँ पर लॉकडाउन होने पर कंपनी बंद हो गई। इसके बाद में सरकार मुझे किसी प्रकार से ट्रेन से यहाँ पर लाई है। यहाँ पर मनरेगा में काम चल रहा है। हमारे परिवार की रोजी रोटी चल रही है। आदित्य प्रसाद नाम है हमारा। बम्बई में रात रहन ट्रेन से सरकार हमें मंगाई थी, हम घरे पहुँचन। यहाँ रोजी रोटी कोनो व्यवस्था नहीं रहा। अब हमें काम मिल गया नरेगा का काम करी थे, हमारी रोजी रोटी चला थी। सर रमेश मिश्रा नाम है हमारा और मैं ग्राम सभा बेलावा का प्रधान हूँ। और ये जहाँ आप जिस जगह खड़े हैं ये हमारे यहाँ का कुड़िया तालाब है। यहाँ कुड़िया तालाब का जीर्णोद्धार चल रहा है मनरेगा योजना अंतर्गत। और सर सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमारे गांव के हमारे भाई बाहर लुधियाना, मुंबई, गुजरात में फंसे थे, वो किसी तरह से वहाँ से लॉकडाउन में आ गए हैं गांव। और गांव आने के बाद में ये इसके लिए बहुत खुशी जता रहे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझा। वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? दूर रहकर भी हमको साथ निभाना है। दूर रहकर भी हमको साथ में आना है। इस कातिल कोरोना को मार भगाना है। इसका मार भगाना है। हार नहीं मानेंगे हम, हमने ठाना है। हार नहीं मानेंगे हम, हमने ठाना है। हर हाल में हर कीमत पर सबको बचाना है। सबको बचाना है, सबको बचाना है। जान भी जहां, जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जहान भी। ना आसमां के हुए हम, न ज़मीं के हुए, जहाँ से आए थे एक बार फिर वहीं के हुए। जी हाँ, कितनी अजीब सी बात है। आज जो ये मजदूर प्रदेशों से अपने प्रदेश लौट रहे हैं, उन्होंने कभी कोरोना के कारण ये कोरोना इस आसमां ज़मीं को निकल लेगा, लेकिन जिंदगी है, चलती रहती है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं लगातार कि ये अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं